हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी भले चंगे बढ़िया होंगे। तो फिर से हम आपके सामने हैं। आईआईटी जैम को जो भी स्टूडेंट टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ और मटेरियल लेकर, जिससे उनको हेल्प मिले उनकी नॉर्मल प्रिपरेशन के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स के अंदर आप मान के चलिए कि आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जो लेक्चर्स हैं इस वीक, जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम मैट्रिक्स को कवर करेंगे। अब मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में जो पोर्शन है आपका, वो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि भाई मैट्रिक्स क्या होती है। क्या होती है तो चलो अब तक पता होगा, ठीक है, लेकिन चलो अभी डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और भी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, तो उनके बारे में ये जो चीज़ें हैं ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट, तो ये अगेन टेलीग्राम चैनल है। जो भी स्टूडेंट्स जो अदर बैचेस में एनरोल्ड हैं या नहीं भी हैं, ठीक है, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उनके अराउंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन उसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अराउंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो इसमें एक चैनल है जिसके अंदर सारी जो भी वीडियोज़ हैं उन सब का आपको नोटिस मिलता रहेगा, और भी जो कोई इंपॉर्टेंट डिटेल होगी वो आपको उसमें मिलती रहेगी। अदरवाइज़ एक डिस्कशन सेशन है जिसमें मतलब डिस्कशन ग्रुप है, जिसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स म्यूचुअली हेल्प करके, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, एंड जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं भी बीच में आता हूँ। तो दिस इज़ द वे। नाउ उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कुछ PYQs किए थे। आज हम इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, मेट्रिक और हर्मिशियंस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। क्या होती है एक मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स अगर हम देखें तो देखो, मैट्रिक्स जो है उसके में कई स्टूडेंट कई कई डेफिनेशन सोच सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। उसके बाद उसकी यूटिलिटी के बेस पे उससे ऑपरेटर, ये वो कई सारी चीज़ें बोला जा सकता है, लेकिन पहले एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। वो जेनरिक टर्म क्या है? वो ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ algebraic और numeric terms in rows and columns, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। भाई आपने कुछ algebraic टर्म्स ले ली, x y z, उससे रिलेटेड भी आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, या कुछ नंबर्स हैं आपके पास, न्यूमेरिकल टर्म्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी नंबर्स हैं, उनको लेकर भी आप उसमें क्या कर सकते हो, मतलब उनको रोज एंड कॉलम में एडजस्ट कर लेना ही मैट्रिक्स कहलाता है। आप जो ये वीडियो फिलहाल देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? हर टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक सेकंड में आप मान सकते हो 24 मैट्रिक्स आपके फ़ोन में जा रही हैं। 24 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में क्या है भाई, ये रोज, ये कॉलम, इस तरीके से आपके पास हर, अब ये वाइट कलर है, अब भाई ये वाइट कलर कैसे आया? तो उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि जी यहाँ से इतना नंबर कॉलम, इतना नंबर रो, यहाँ पर जो पिक्सल है आपका, जो स्क्रीन का पार्ट है, उसको वाइट कलर दे देना है। एक पिक्सल सिर्फ एक ही कलर रखता है एक बार में, ठीक है, तो या कलेक्टिवली अगर वो 3 कलर से मिला के बनाया हुआ होता है
तो वो क्या होता है कि आपके पास कलेक्टिवली वो एक कलर एक बार में शो करता है। तो यहाँ पर मान लो जो कलर होगा, यहाँ पर जो ठीक है थोड़ा सा जो ग्रीन शेड का कलर है आपका, तो वो उस टाइप का। तो हर पिक्सल में, हर बॉक्स में, हर इस पिक्चर में के हर पार्ट में क्या कलर दिखाना है, वो कलर की लोकेशन के साथ एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, एक पैकेट जाएगा कि भाई इसमें 16 मिलियन कलर्स में से ये जो नंबर है, इस नंबर का कलर इस बॉक्स में दिखाना है। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन क्या कर रही है, वो उसी इन्फॉर्मेशन को आपको दिखा रही है, और वो हर सेकंड में ठीक है 24 बार उस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रही है, जिससे आपको लग रहा है कि मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपके सामने सिर्फ क्या हो रहा है कि वो फोटोज़ जो आपके सामने है वो फटाफट से चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, वो एक इन्फॉर्मेशन की मैट्रिक्स है जो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो। तो मैट्रिक्स एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपने एडजस्ट करना हो तो वहाँ पर आपको मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। रोज़ एंड कॉलम्स के टर्म में आप उसको मैट्रिक्स के तौर पे लिख सकते हो। तो ये तो होगी बेसिकली मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का आपने एड्रेस बताना हो या मतलब उसकी डायमेंशन बतानी हो, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, और ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 जो भी हैं आपने काउंट कर दिए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये एक तरह से इसकी डायमेंशंस हम बनाते हैं। नाउ दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपने करना है, तो ये है A क्रॉस B, और ये है मान लो इसकी डायमेंशन है कुछ C क्रॉस D। तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, आप क्या करते हो, आप करते हो रो कॉलम मेथड, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसमें इसके जितने एलिमेंट है और इसके जितने एलिमेंट है, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए, तभी तो मान लो यहाँ 4 टर्म है, यहाँ 5 टर्म है, फिर थोड़ा मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट का रूल क्यों बना है, उसके पीछे भी साइंस है, भी ऐसा ही रूल क्यों बना है। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस बाय दिस, इनका प्रोडक्ट करके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो इसके लिए देखो ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है अगर आप ये रो में जा रहे हो, इसका मतलब आप कॉलम के एलिमेंट्स गिन रहे हो, रो में जा रहे हो तो आप कॉलम के एलिमेंट्स गिन रहे हो। तो ये 4 कॉलम है इसमें, इस एक रो के अंदर 4 एलिमेंट है क्योंकि 4 कॉलम है, और ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इस कॉलम में 4 रो के एलिमेंट होने चाहिए। रो किसको कहते हैं, इसको, इस नंबर को कहते हैं, और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। तो इस हिसाब से B मस्ट बी इक्वल टू C, B और C इक्वल होने चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट तो हम 50 तरीके का डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारे लीनियर अलजेब्रा में यही प्रोडक्ट चाहिए, हमें यही काम आता है। और उसमें भी आपको मैंने बता दिया कि ये इक्वल होना चाहिए। बाकी ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ क्वाइट अ बेसिक थिंग, आप 11-12 से भी करते आ रहे हैं, तो इसलिए उसको मैं पिन पॉइंट करके कराऊं उसकी आई गेस ज़रूरत नहीं है, वो आपको आता है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो हमने मैट्रिक्स की डायमेंशन बताई, और ये इस तरीके से इसका डायमेंशन के हिसाब से हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब आपके पास हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, भी किसी भी मैट्रिक्स को बताने के लिए उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कि मान लीजिए मतलब तरीके, एलिमेंट के एड्रेस के तौर पे मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि भी मैंने एक मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया। सो व्हाट डज दिस मीन, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, एंड लाइक दिस। तो ऐसे हम पूरी की पूरी जो भी मैट्रिक्स है वो आपकी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको अगर जेनरिक फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं भैया AIJ, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को।
फिर बाद में हम लिख सकते हैं अच्छा भी, चलो ये I जो है ये आपका 1 से लेकर मान लो 4 तक जाता है, ये J जो है ये आपका 1 से लेकर 3 तक जाता है। मतलब वो बाद में हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या डायमेंशन है, कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से दो चीज़ें I और J उसके साथ लिख के आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज अगर मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखूं AIJ, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो ये AJI के बराबर हो जाता है। मतलब रो का जो नंबर है वो कॉलम का नंबर हो गया, कॉलम का नंबर जो है वो रो का नंबर हो गया। सीधी सी बात है ये। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये कैसे बनेगा भी, जो A11 है, A12 है एंड सो ऑन। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं लिखना चाहूँगा, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा? तो देखो 1 को पलट दो तो 1 ही रहेगा, तो ये इस पोजीशन पे आएगा। 1 और 1 को पलट दो तो 1 और 1 ही रहेगा। 1 2 को पलट दो तो वो 2 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो A12 एलिमेंट है ये किस जगह पे लिखा जाएगा? जहां पर 2 1 होना चाहिए वो लिखा जाएगा। ठीक है, उस जगह पर ये चला जाएगा। और जो A21 जहां लिखा था वो 1 2 की जगह आ जाएगा। A22 वैसा रहेगा। सो सिमिलरली ऐसे हम बाकी एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि पिछली मैट्रिक्स उसके ऑर्डर को फ्लिप कर दो, जो नया एड्रेस बने उसको जाके वहां लिख दो। ये चीज करनी है। इस चीज को आप बोलते हो ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना। नाउ हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास होती है भी, एक मैट्रिक्स है A, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं और वो वही मैट्रिक्स वापिस आ जाए, सेम मैट्रिक्स वापिस आ जाए, तो इसको बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस बात का जनरल डेफिनेशन में ले तो मतलब क्या हुआ कि AIJ है, उसका ट्रांसपोज लिया तो वो AIJ के ही बराबर होना चाहिए। AIJ के ही बराबर होना चाहिए। अब अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो AIJ किस में चेंज हो जाएगा? वो JI में चेंज हो जाएगा। और AIJ, तो AIJ किसके बराबर है? AJI के बराबर है। ठीक है, लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हो कि ये जेनरिक में इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास भी मान लो जो ये एलिमेंट है A12 और A21 ये आपस में बराबर हो, A12 इज इक्वल टू A21। तो कोई मैट्रिक्स 1 2 3 3 जिसका ट्रांसपोज लूँ अगर मैं, तो ये एलिमेंट अगर मैं चेंज भी कर दूं तो डायगोनल एलिमेंट्स वहीं के वहीं रहेंगे, और इस एलिमेंट को अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ले जाऊं तो भी वही बचेगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी जैसी ट्रांसपोज से पहले थी। तो मतलब ट्रांसपोज लेने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके अलावा भी डायगोनल एलिमेंट्स उनको तो चेंज करते रहो, वो तो वहीं रहेंगे। A11 है, उनको स्विच कर दो, 1 1 ही रहेगा, 2 2 2 2 ही रहेगा, एंड लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो भी है वो वही रहेगा। नाउ हम बात करें कि भी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। क्या कि जब एक मैट्रिक्स है A और ये सारी बातें
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, ये हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स होगी तो वो इक्वल हो ही नहीं सकती। तो पहली चीज़ ये है कि भी अगर आपको ये डेफिनेशन चाहिए तो ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि बाकी मान लो जब भी आप ट्रांसपोज लेते हो, जहाँ मैंने ट्रांसपोज को डिफाइन किया, मान लो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो एक ए मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन है 3x4, तो इसमें 3 रोज हैं, 4 कॉलम है। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो जो नई मैट्रिक्स आएगी बी, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी 4x3। तो ये आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकते अगर इसकी डायमेंशंस जो हैं वो आपकी बराबर नहीं है या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसमें ये नंबर और ये नंबर आपके बराबर हों, वो स्क्वायर है, ठीक है। तो इधर भी 3 एलिमेंट, 3 रो और 3 कॉलम, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। तो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होगा कि अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये है ए आई जे, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो वो इक्वल हो नेगेटिव ऑफ ए आई जे के, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि स्क्यू सिमेट्रिक हो। फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, ओके, ए आई जे का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी एक तरह से कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, कि ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ है -3। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, -3 यहाँ और 3 यहाँ, ट्रांसपोज लेने के बाद। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि वो पूरे सारे एलिमेंट्स में से माइनस खींचना पड़ेगा। तो अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, -1, तो 0 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। तो ये वही मैट्रिक्स वापस बन गई। तो आप इसको कह सकते हो भी ये अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फाइन। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ, क्या, कि देखो ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन, लेकिन भी ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, लेकिन ये डेफिनेशन अब मैं लगाता हूँ फॉर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, A11, A22, A33, मतलब AII। अगर AIJ है तो डायगोनल में I इज इक्वल टू J होता है और ये AII हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं लाइटली थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लगे ये तो ऑब्वियस है, बट कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है वो ऑब्वियस ना हो, ठीक है। तो यहाँ कोई पुराना कंसेप्ट अगर कमज़ोर पड़ा हो तो उसको लाइटली टच करते जाए, ताकि कोई भी डेफिनेशन जो है वो दिक्कत ना दे, रुके नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट के केस में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट आपको पता है ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे, ये आपके पास डेफिनेशन है।
तो अगर i इज इक्वल टू जे है तो क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई। ऐसा कब होता है भैया? एक नंबर खुद का ही नेगेटिव कब हो सकता है? एक नंबर खुद का नेगेटिव नहीं होता है, या तभी कह सकते हो इसको जब ये नंबर आपका ज़ीरो हो। ठीक है, ज़ीरो इज़ द ओनली पॉइंट जहाँ पर नंबर अपने नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस में कॉमन पॉइंट क्या है, वही है ज़ीरो, यही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल ज़ीरो, तो तभी आपको समझ आया होगा कि यहाँ मैंने इसको और इसको ज़ीरो क्यों रखा, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे इनके साइन तो चेंज होते नहीं, इनके साइन चेंज नहीं होते हैं, तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी कैसे? तो वो तभी बन सकती है अभी जब वहाँ पर हो ही ज़ीरो, साइन चेंज का चक्कर ही ना हो। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ हमने डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, तब वो आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास होगी। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो गाइस, अब क्या होता है, एक आपके पास टर्म होती है जिसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, जो कि आपके पास कहलाता है कंजुगेट। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक नंबर है a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और उसको आप चेंज कर देते हो, आयोटा को आप चेंज कर देते हो माइनस आयोटा से। तो जो भी आयोटा है उसको आपने माइनस आयोटा से चेंज कर दिया, तो ये बन गया a माइनस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी बन गया a माइनस आयोटा बी। तो ये क्या हो गया, ये हमने कहा कि कंजुगेट, इसको डेफिनेशन दी कि ये होता है। नाउ हम बात करते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है भैया? हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब क्या है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स मेन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका स्पेशल केस है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है? कहती है कि सबसे पहले तो हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं भी, एक मैट्रिक्स है A, अगर मैं उसका कंजुगेट ले लूँ, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स। अब ये क्या है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसका पहले कंजुगेट ले लूँ, और मतलब कंजुगेट के साथ साथ मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, या मैं इसका पहले ट्रांसपोज ले लूँ और फिर मैं इसका कंजुगेट ले लूँ, तो इन चीज़ों को मैं डिफाइन करता हूँ कि जैसे कि मैं कंजुगेट ट्रांसपोज को इकट्ठा हम लिखते हैं एज डैगर। तो ये डैगर साइन है आपके पास। तो ए डैगर का मतलब क्या है कि कंजुगेट और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज और कंजुगेट, कोई भी पहले लो कोई भी बाद में लो, आंसर सेम आएगा। नाउ ये जो ए मैट्रिक्स का आपने कंजुगेट ट्रांसपोज लिया, ये आपके पास क्या होगा, ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास आ गया। नाउ अब हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है कि एक मैट्रिक्स है, अगर मैंने उसका कंजुगेट ट्रांसपोज लिया तो वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। ठीक है, वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी इशू, तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब गाइस देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो,
तो ये कंजुगेट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तब सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज का मीनिंग रह गया। तो ऑटोमेटिकली ये जो हर्मिशियन है ये क्या है, यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आप रियल दुनिया में देख रहे हो तो हर्मिशियन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब एक हिसाब से, या जो सिमेट्रिक है वही हर्मिशियन है रियल दुनिया में। कॉम्प्लेक्स दुनिया में फिर कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम हर्मिशियन बुलाते हैं, ठीक है। रियल दुनिया में जो सिमेट्रिक है वही हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन एक बड़ा सेट है, उसमें से कॉम्प्लेक्स दुनिया निकाल दो, रियल दुनिया में आपके पास सिमेट्रिक है। फाइन, तो ये आपके पास हो गया ए डैगर इक्वल टू ए। अब इसको अगर मैं जेनरिक टर्म में लिखता हूं कि ओके ए आई जे इसका कंजुकेट और ट्रांसपोज, या पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, पहले ट्रांसपोज ले, क्योंकि इनको हम स्विच कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ट्रांसपोज तो ये किसके बराबर होगा, ये ए आई जे के बराबर होगा, ठीक है। तो सेम ट्रांसपोज कंजुकेट उसी एलिमेंट के बराबर होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ए जे आई का कंजुकेट इक्वल टू ए आई जे होगा, ठीक है। तो ए जे आई का कंजुकेट आपके पास ए आई जे होगा। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक जेनरिक कंडीशन बन गई अमंग द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स में अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होगी तब वो हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। अगेन इस चीज़ को हम अभी आपने मान के चलो कि ये ए आई जे या ए जे आई जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं कि फॉर अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में क्या है कि ये कह रहा है कि ए आई आई का कंजुगेट इज इक्वल टू ए आई आई। वाह, ऐसा नंबर जिसका कंजुगेट उसी नंबर के बराबर हो, तो ऐसा डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, मान लो एक नंबर है, डायगोनल एलिमेंट है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसका कंजुगेट इक्वल होना चाहिए x प्लस आयोटा वाई के इक्वल। इसका कंजुगेट क्या है, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये बन रहा है। अब भाई x से x कैंसिल, माइनस आयोटा वाई इक्वल टू आयोटा वाई, ऐसा कब हो सकता है, एक नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है भैया। तो y ज़ीरो, y हमेशा होगा ज़ीरो। अगर y ज़ीरो हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, y क्या है, y तो आपका इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट आपका ज़ीरो, तो क्या बचेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके रियल होते हैं। बहुत बढ़िया बात। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं, तो ये हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात करते रहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अच्छा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपके पास होता है भैया, एक मैट्रिक्स है उसका आपने कंजुगेट ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ ऐसा आ जाए तो उसको हम कहते हैं। अब भाई जेनरिक डेफिनेशन निकालना चाहते हैं हम इसकी, पी ए आई जे, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँ और फिर मैं उसका कंजुगेट ले लूँ तो वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए आई जे के बराबर होगा, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिस पे जो हम उसका एक मैट्रिक्स का नामकरण करते हैं वो ऐसे करते हैं, तो वो ये डेफिनेशन आपकी बनेगी। अब इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ए जे आई
का कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AIJ। दिस इज जेनरिक डेफिनेशन जो होनी चाहिए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। नाउ ये जो अब आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, AJI और नेगेटिव ऑफ AIJ। अब इसको देख लेते हैं भैया, 4 डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा। ठीक है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होती है किसी मैट्रिक्स की, हमारी होती है ना स्पाइन। हमें सीधा खड़ा करने के लिए स्पाइन इज इम्पॉर्टेंट। तो अब अगर स्पाइन ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हम स्पाइन के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर पता चलता है भाई वो मैट्रिक्स कैसी है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा कि AII का कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AII। अब हमें पता है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस आयोटा वाई। तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई। तो भाई ये पोर्शन तो खत्म, बाकी क्या होगा? x इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x तो रियल पार्ट था भैया, रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी, जो डायगोनल हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो आपके क्या होंगे? विल बी टोटली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। लेकिन बाय चांस कभी इमेजिनरी भी 0 हो गया तो उसको हम 0 आयोटा थोड़ा लिखते हैं, तो 0 का मतलब तो 0 होता है। और 0 तो मतलब 0 को हम ठीक है बोलते हैं रियल ही है, तो भी ठीक है, लेकिन 0 आयोटा भी 0 ही होगा। तो या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 भी हो सकता है उसकी जगह पे। बस ये है कि हमने एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर ऐड कर दी है। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स को देखो, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके जो स्पाइन है, वो क्या है? वहाँ पर या तो सारी चीज़ें आयोटा वाली होनी चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा, जब आप हर्मिशियन मैट्रिक्स देखते हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स बाकी को कुछ भी कॉम्प्लेक्स होता रहे, कुछ होता रहे, लेकिन पहली शर्त यह कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके रियल होने चाहिए। अगर डायगोनल ही रियल नहीं है फिर काम खराब हो गया, फिर अच्छी बात नहीं है, तो तब वो हर्मिशियन नहीं होगी। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इस चीज़ के बारे में। अब क्या होता है कि देखो, कोई भी जो मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये है कोई, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है भाई? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, तो क्या होगा? तो आपके पास एक और इस तरीके से कॉलम आ जाता है। तो जनरली क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स एक कॉलम वेक्टर से, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या होता है? आपके पास एक और कॉलम आ जाता है। ये आपके पास जनरल बिहेवियर होता है जो पाया जाता है। तो ये जब इस पे अप्लाई होता है तो ये आपका बन जाता है।
अब आपको क्या चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस क्या होते हैं कि भाई देखो, ये ऐसी मैट्रिक्स है और ये ऐसा वेक्टर है, अगर मैं इसको इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये वही वेक्टर बना रहता है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई हो सकता है कुछ, कि इस वेक्टर पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, इसने कुछ चेंज नहीं किया, इसी की डायरेक्शन में कुछ लेंथ अपनी बढ़ गई, घट गई, कुछ हो गया, तो यहाँ पर एक लैम्डा वैल्यू आ जाती है। तो जब भी किसी चीज़ में ऐसा होता है कि ये आपके पास एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर की, तो किसी भी वेक्टर को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखते हो तो कॉलम मैट्रिक्स के तौर पे आप उसको लिखते हो। तो जैसे कि अब मैं कहूँ कि ये है, मान लो आपका x एक्सिस है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 0, कि ये x की वैल्यू y की वैल्यू। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0 1, x की वैल्यू या 0 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ, या इसके यूनिट वेक्टर को मैं बोलूँ कि i कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और j कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अब कोई वेक्टर आ गया मेरे पास ऐसा कुछ। तो ये क्या है, ये मुझे पता है कि 2 टाइम्स यहाँ और 3 टाइम्स यहाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, भी मान लो ये 2 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो पहले जिसको आप ऐसे लिख रहे थे, अब मैट्रिक्स में आप इसको एक नए रूप में लिख रहे हो, बातें वही हैं, ठीक है, बस शक्ल बदल गई है, नए चैप्टर में नई चीज़ें जो आपको इसके साथ पढ़नी है। तो अब कुछ आपके पास मैट्रिक्स के साथ कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं चुनिंदा भी। अब ऐसे तो क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स किसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई होती है तो एक नया वेक्टर बना देती है, ठीक। लेकिन कुछ वेक्टर सिर्फ ऐसे होते हैं, तो वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं, हर मैट्रिक्स के लिए कुछ वेक्टर खास ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो वही रहते हैं, उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, वो उनकी लेंथ, उनकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, बट उसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसी जो वेक्टर होते हैं इसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, आइगन वेक्टर। और ऐसी जो वैल्यूज होती हैं इसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइगन वेक्टर और ये कहलाता है आपका आइगन वैल्यू। सो अब जो आपके पास है ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आया तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, और ये होता है ए माइनस लैम्डा आई, और इसमें हमने क्या किया, ये x हमने कॉमन ले लिया, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट जो है ना उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो लैम्डा, हमारा लैम्डा की वैल्यू देता है। तो अब जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप किसी भी क्वेश्चन में शुरुआत में क्या करते हैं, आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा एक वेरिएबल लेकर चलते हो आप, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो। तो 2 क्रॉस 2 है तो स्क्वायर की इक्वेशन बनती है, 3 क्रॉस 3 है तो क्यूब की इक्वेशन बनती है, तो वो इक्वेशन इक्वल टू 0, फिर उसके रूट्स आप फाइंड आउट करते हो, तो वो आपके पास लैम्डा की इक्वेशन होती है। और फिर फॉर ईच लैम्डा
you may find an x। तो ये जो x है, ये जो आइगन वेक्टर है, हर लैम्डा की हर वैल्यू के लिए आपको एक आइगन वेक्टर मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड तो ऑब्वियसली हमें और कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। लेकिन कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई भी अगर जो मैट्रिक्स है तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ये है कि एक जो भी एक मैट्रिक्स है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो भी आइगन वैल्यूज, मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें 3 आइगन वैल्यूज आई हैं, तो उनका जो सम होगा वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। ट्रेस क्या होता है? ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज ट्रेस। तो प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है? ये ट्रेस के बराबर है, ठीक। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज में है। नेक्स्ट सेकंड, अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू the determinant of the matrix, determinant of the matrix। तो जो भी आइगन वैल्यूज होंगी उनका प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट थर्ड, ठीक है, फॉर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इन तीनों तरह के मैट्रिक्स के लिए द आइगन वैल्यूज आर द प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी टर्म्स होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, वही एज इट इज आपकी आइगन वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स आर द आइगन वैल्यूज, और ठीक है मैंने अपोजिट लिख दिया, बट इट्स ओके, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है मतलब का, तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो। चौथा पॉइंट, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हैं आपके पास λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन। एक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसकी पावर n ले लूँ, मैट्रिक्स की पावर n, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? तो उसकी आइगन वैल्यूज होगी λ1 की पावर n, λ2 की पावर n, λ3 की पावर n एंड सो ऑन। तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी स्क्वायर में हो जाएंगी, क्यूब की भी वैसे ही। जो भी मैट्रिक्स है तो उसकी कोई n पावर लोगे तो वो भी आपके पास उसी पैटर्न में आ जाएंगी। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है कि मान लीजिए मैं ए इनवर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनवर्स के केस में आपके पास क्या होगा कि 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, तो आपकी आइगन वैल्यूज भी इसी तरीके से रेसिप्रोकल उनका हो जाएगा अगर आप इनवर्स लेते हो। तो अगर आप मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो क्या होगा? वो आपका आइगन वैल्यूज से भी वही नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास जो मेन मैट्रिक्स है, आपको अगर उसके बारे में पता है
कि मेन मैट्रिक्स ये है और इसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ऐसे हैं, तो आप ऑब्वियसली उससे बाकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी आइगन वैल्यूज़ भी, मतलब उसी मेन मैट्रिक्स को आपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, और फिर आपने बता दिया कि इस मैट्रिक्स से जो नई मैट्रिक्स बनी, हो सकता है उसका स्क्वायर हो, उसका क्यूब हो, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ भी आप बता सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर उसका इन्वर्स ले लिया या के ए कुछ भी, मतलब कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप मल्टीप्लाई वाले नंबर को भैया पहले उसमें अंदर मल्टीप्लाई करके परेशान मत हो, उसको छोड़ दो, बाकी सबको सॉल्व कर लो और एंड में देखो कि हाँ जी ये आइगन वैल्यू आ गई, अब ये नंबर अब आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है विदाउट एनी इशू। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने सबसे पहले तो ठीक है मैट्रिक्स के बारे में हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होती है, एक बहुत ही जेनरिक टर्म है और उससे बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। कंप्यूटर में पूरा प्रोग्रामिंग में हर जगह मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स यूज़ होती है, इसलिए आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, कंप्यूटर सिमुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है, कि भी हमारी ज़िंदगी एक तरह की सिमुलेशन है। तो वो जो भी उसका नाम मैट्रिक्स क्यों रखा, बिकॉज मैट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और कंप्यूटर में काम आती हैं। उसके बाद हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका बेसिक नेचर क्या होगा, जेनरिक फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, और वैसे ही हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, इनका सारा नेचर क्या होगा, इनको कैसे कैसे लिखेंगे, वो सब हमने समझ लिया। अलॉन्ग विद दैट हमने समझा कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होती है ये भी हमने समझा। अब इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बाद हमने आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा सारा का सारा एक तरह से एक बैकग्राउंड। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। काफ़ी सारे PYQs जो ऑलरेडी जैम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनके बेस पे आपको फील हो जाएगा कि हाँ जी भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी है और इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो गाइज़ इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।